सो यस हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड ये एडिटोरियल वीडियो है वर्चुअल कॉन्टेस्ट 72 के लिए। ये कॉन्टेस्ट मतलब काफ़ी परफेक्ट था कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, सॉर्टिंग्स, ग्रीडी ग्राफ्स सब कुछ थे। तो जिसने आप सॉल्व करना हो जरूर कर लेना, काफ़ी बढ़िया कॉन्टेस्ट है। ठीक है, विद लेवल ऑफ एब्सोल्यूट बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन थे ग्राफ से। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था परफेक्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में कुछ आंसर था कि हमें एक नंबर बनाना है जिसके सम डिजिट्स का सम एग्जैक्टली 10 होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी सिंपल था कि डिजिट्स का सम अगर 10 चाहिए तो बिगेस्ट नंबर 1/1 9 टाइम्स होगा, पर हमें यहाँ पर किया इतना गिवन है। तो मतलब कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, अगर हम ब्रूट फोर्स से मारे तो फिर कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के तक ही जाएगी। ठीक है, तो बस इस पर करना था कि हमने नंबर शुरू में लेना है 1, उसमें +1 कर ही जाना है और हर बारी चेक करना है कि उसमें डिजिट्स का सम 10 है कि नहीं है। और हमने केथ नंबर बताना कि हमने शुरू से केथ स्मॉलेस्ट नंबर जो 10 जिसका सम 10 है। तो मतलब इसमें सीधा सिर्फ ब्रूट फोर्स से और कुछ नहीं था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे क्या। कि सबसे पहले तो के ले लिया और नंबर मान लिया 1। फिर जब तक के 1 से बढ़ा, क्योंकि हमने केथ नंबर निकालना है ना शुरू से, तो हमने अभी हमारे पास नंबर कौन सा है 1। तो उसमें चेक किया कि अगर वैल्यू में उस सारे डिजिट्स का सम निकाल लिया, अगर सभी का सम 10 के इक्वल है तो हमने के माइनस कर लिया, मतलब हम एक नंबर मिल गया। और जब के 0 हो गया तो हम लूप ब्रेक कर देंगे कि मतलब हमें केथ नंबर मिल गया और हर बड़े नंबर को +1 कर रहे हैं, हम हर नंबर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एट मैक्स हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के तक की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये नंबर हमारा केथ नंबर, हाँ मतलब 9 तक इतनी हो जाएगी बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो या इट वर्क्स। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन 2, लिटिल पोनी एंड सॉर्ट बाय शिफ्ट। या ये काफ़ी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी बढ़िया केसेस है, मेरे काफ़ी रॉन्ग आंसर है इसमें। तो ये क्वेश्चन को आंसर था कि हमें सिर्फ एक पर ही हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हमें एरे गिवन है और उसने बोला है कि वो क्या कर सकता है कि एंड वाला कोई भी नंबर उठा के वो शुरू में रख देगा। ठीक है, रख देगा, हाँ ठीक है। एंड वाला कोई भी नंबर एंड से उठा के शुरू में रखेगा और हमने बताना है कि वो कितने ऐसे ऑपरेशन करने के बाद वो सॉर्ट करेगा। जैसे हमें एक लेट द एरे भी, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब एरे है जैसे कि 3 4 5 1 2, हमने इस एरे को सॉर्टेड करना, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब अब वो करेगा क्या कि एंड एंड से वो 2 उठाएगा, 2 को आगे भेज देगा। क्या मैंने कहा 2 3 4 5 1। ठीक है, ऑपरेशन करने लगे 1, फिर 1 को उठाएगा, 1 को शुरू में भेजेगा। क्या मैंने कहा 1 2 3 4 5, ऑपरेशन कितने लगे 2, तो 2 आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ बढ़िया केस भी है, जैसे कि अब एरे हमारा सॉर्टेड ही है। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना होगा 0। अब एक और बढ़िया केस है कि अब हमें कि जैसे 1 1 2 2 3। अब जरूरी नहीं है कि हमारे सारे एलिमेंट्स में डिस्टिंक्टिव होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं। फिर इसमें कितने लगेंगे, 4 ऑपरेशन लगेंगे, 4 को आगे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी था। तो मेरी जो पहले गलती हो रही थी वो कुछ ऐसी थी कि मैं क्या कर रहा था कि जैसे हमारे पास एरे गया 3 4 5 1 2, हमें ब्रेक पॉइंट यहीं से आएगा। ठीक है, तो मैं ब्रेक पॉइंट से पहले देख रहा था सारे सॉर्टेड है, फिर यहाँ से नहीं, मतलब सॉर्टेड नहीं देख रहा था, मैं इंक्रीजिंग में देख रहा था। हाँ, मतलब इनको सॉर्ट करने के बाद एरे कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। तो मैं 1 को इससे कंपेयर कर रहा था, 2 को इससे, देन 3 को इससे, 4 को इससे एंड 5 को इससे। तो उसमें पता नहीं कुछ रॉन्ग आंसर आते काफ़ी, तो फिर मैंने एंड वाली जो अप्रोच की उसमें क्या किया, अगर एरे हमारे पास गिवन है 3 4 5 1 2, तो मैंने एक ऐसी पोजीशन निकाली जहाँ पर ये चीज़ आ रही है, मतलब ए ऑफ आई इज़ मोर देन ए ऑफ आई -1। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वहाँ पर ब्रेक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये एरे तो मतलब सेम ही रहेगी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आगे जाएंगे तो मतलब ये आंसर 1 2 बनेगा और ये वाली चीज़ आगे उसके अपेंड होएगी। तो मैंने क्या किया उसके बाद, फिर मैंने एक एरे अलग से एरे बनाई 1 2, उसमें पहले ये चीज़ डाली, फिर ये चीज़ डाली। ठीक, पहले ये वाली चीज़, फिर ये वाली। तो एरे हमारी बनी 1 2 3 4 5। अब इस एरे को सॉर्टेड होने के लिए कोई भी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए। सॉर्टेड में हमेशा क्या होता है कि अगला एलिमेंट छोटा या इक्वल होता है। तो अगर ये वाली कंडीशन दोबारा से आती है ऐसे मर्ज करने के बाद, तो हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स, मतलब नो। बस ये चीज़ चेक की अगले बारे में और फिर वो करेक्ट आंसर आ गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले एक एन लिया, फिर उसके बाद एरे इनपुट लिया,
फिर उसके बाद एक एरे मान लिया सॉर्ट करके, उसमें ए को डाल दिया, फिर उसको सॉर्ट करके चेक किया कि अगर पहले से सॉर्टेड है कि नहीं, अगर पहले से सॉर्टेड है तो फिर आंसर 0। अदरवाइज हमने पहला सा इंडेक्स फाइंड किया जहाँ पर ए ऑफ आई जो है वो ए ऑफ आई माइनस वन से छोटा है, मतलब ए ऑफ आई माइनस वन बड़ा है अगले वाले से, ठीक है। तो वो वाला इंडेक्स फाइंड करके ब्रेक कर लिया। फिर उसके बाद उस इंडेक्स तक, इंडेक्स से लेकर एन तक, पहले हमने पीछे वाला पार्ट चेक में डाल दिया, एक चेक एरे में बना रहा हूँ, ठीक है, चेक खाली है। पहले मैं इंडेक्स से लेकर एन तक का सारा पार्ट चेक में डाल रहा हूँ, फिर 0 से लेकर इंडेक्स तक का सारा पार्ट चेक में डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो चेक बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। अब इस चेक में अगर दोबारा से ये वाली कंडीशन आती है जो रॉन्ग वाली, जहाँ पर हमने इनिशियली ऊपर ब्रेक किया था, तो फिर आंसर -1 होगा। अदरवाइज हमारा आंसर होगा n माइनस इंडेक्स। n माइनस इंडेक्स मतलब जहाँ पर ब्रेक किया था, टोटल एलिमेंट्स n है, यहाँ पर एलिमेंट्स n है, तो ब्रेक किया था हमने इस पोजीशन में, मतलब इतने एलिमेंट्स हमने शिफ्ट किए, ठीक है। तो n माइनस आई डी एक्स हमारा आंसर होगा। मैंने मोर देन पहले किया था क्योंकि अगर मैंने पहले ये कंडीशन नहीं लगाई थी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी इंडेक्स की वैल्यू आएगी कितनी, n, तो n मोर देन 0 होगा, तो मतलब 0 ऑपरेशंस, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन सेकंड। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। सो हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, मैं इजी वे में बता रहा था, मुझे याद है क्वेश्चन। जैसे अब हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, मतलब एक एक्सिस गिवन है, ये पॉइंट 0 है, ठीक है। और इस पॉइंट के राइट साइड पे, मतलब पॉजिटिव साइड पे, यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पर ऐसे मान लो कि यहाँ पर फायर, ऐसा कुछ मान लो, कुछ वो चीज़ है कि यहाँ पर अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, 0 के साइड। तो अब हम कर क्या सकते हैं कि हम इनिशियली 0 पे हैं, तो हम इनके ऊपर कोई बॉम्ब फेंक सकते हैं। अगर हमने बॉम्ब फेंका इसके ऊपर तो ये ला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बॉम्ब फेंका यहाँ पर, तो ये वाला जो है वो आर शिफ्ट हो जाएगा इस साइड को, और ये वाला जो है वो आर शिफ्ट हो जाएगा इस साइड को, ठीक है। और हमने सारे किल करने हैं। अब हमने मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स फेंकने हैं कि सारे मॉन्स्टर्स किल हो जाएं, ठीक है। तो हम कितने फेंक सकते हैं, तो इसमें सबसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन थी कि अगर मैं यहाँ पर आर फेंकता हूँ, मानो कि ये वाले सारे बॉम्ब्स वो मॉन्स्टर्स हैं, यहाँ पर आर फेंकता हूँ, तो ये वाला मॉन्स्टर इधर चले जाएगा, ठीक है, मतलब ये आर टाइम्स इधर आएंगे, ठीक है। अब मतलब ये वाला तो इधर आएगा, ठीक है, बट इस वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे इसका जैसे मान लो साइज़ है एक्स, मतलब एक्स पावर है इसका, तो मतलब मुझे उतने बॉम्ब फेंक नहीं पड़ेंगे, ठीक है, मतलब इसको मारने के लिए मुझे एक बॉम्ब फेंकना ही पड़ेगा। तो अब सबसे एफिशिएंट वे क्या होगा, मैं हमेशा एंड वाले पे ही बॉम्ब फेंकूंगा, मतलब मैं सबसे पहले इसके ऊपर ही बॉम्ब फेंकूंगा, ठीक। तो उससे क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय होगा, फिर ये सारे इस यहाँ पर मूव करेंगे, इस साइड को, क्या पता कि ये इधर चले जाए, ठीक। क्योंकि राइट साइड पे पुश करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करता हूँ, ये राइट साइड को मूव करता है, तो इसको भी दोबारा डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। अब क्या पता मैं इसको डिस्ट्रॉय करने पे ये वाला इधर चले मूव कर जाए, अगर आर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मान लो 10⁻³ है, और ये इसकी वैल्यू 99 है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर मैं यहाँ पर मारूंगा तो फिर इस चीज़ को मारने, लास्ट वाले को मारने के लिए दोबारा ही बॉम्ब चाहिए होगा, ठीक है। तो एफिशिएंट ये रहेगा, हम एंड से शुरू करेंगे और किल करने शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस ये चीज़ थी कि मानो कि एक पॉइंट पे, एक मिनट, हाँ, अब एक पॉइंट पे 3-4 वो खड़े हैं मॉन्स्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिक एरे बना लेंगे जहाँ पर सारे सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब इन सभी को हम एज अ वन ट्रीट करेंगे, इन सभी को हम एज अ वन ट्रीट करेंगे, इन सभी को वन एज अ वन, ठीक है। उसके बाद सिर्फ हमने इनको डिस्ट्रॉय करना है, पहले हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर हम आंसर, जैसे हमने एक डिस्ट्रॉय कर लिया तो आंसर प्लस हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। और ये सब कितना मूव करेंगे, 1 इंटू आर। अब इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारे आंसर क्या होगा 2। तो ये सब कितने मूव करेंगे, 2 इंटू आर, क्योंकि 2 बारी हमने पीछे मूव फेंक चुका है ना, और दोनों का इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पे, दोनों बारी ये आर मूव करेंगे। अगर इस पोजीशन पे आए और इसकी वैल्यू मान लो x है, और x माइनस 2 इंटू आर अगर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, वो इस साइड आ चुका हुआ है। अदरवाइज हम एक काउंट प्रेस करेंगे कि उसको मारने के लिए बॉम्ब चाहिए, और बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। मेरा एक रॉन्ग आंसर आया था क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई आर नहीं किया था एक बार यहाँ पर, ठीक। अब
हाँ, तो पहले मैंने एक मैप ले लिया, मैप में मैंने पहले इनपुट लिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैप में मैंने सारे इनपुट्स की मतलब सारे AFI की फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ली मॉन्स्टर्स की, ठीक है, कितने मॉन्स्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पर है। तो फिर उसके बाद यूनिक मॉन्स्टर्स मैंने SPR में पुश कर लिए, क्योंकि मैप में सिर्फ मैप का जो फर्स्ट एलिमेंट डेटा का होता है वो उसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और की में उनकी फ्रिक्वेंसी स्टोर होती है। तो मैं डेटा को मैंने SPR में पुश कर लिया। फिर STR का मैं रिवर्स कर लिया, क्योंकि मैप हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा क्योंकि अनऑर्डर नहीं है। तो STR इस वक्त सॉर्टेड होगा, तो मैं इसको रिवर्स कर लिया, तो फिर रिवर्स अनसॉर्टेड हो गया, मतलब बड़े से छोटा। तो फिर मैंने सबसे एंड वाले को डिस्ट्रॉय किया और उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर लिया और हर बार चेक किया है कि मैं काउंट तभी इंक्रीज करूंगा जब उसमें से डिस्टेंस इंटू R माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव है। अगर आंसर नेगेटिव या फिर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा लेफ्ट साइड जाके। अदरवाइज मैं काउंट प्लेस कर लूँगा और हर बार डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो एक एक मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। एंड में काउंट प्रिंट, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन सी। एंड स्टैंडिंग्स देख लेते हैं, बिग कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। ओके, बढ़िया है काफ़ी। कितने लोगों ने दिया? 34, नाइस। हाँ, ये लास्ट वाले क्वेश्चन दोनों ग्राफ के थे, एक्सप्लेन करते मज़ा आएगा। पार्थ सी नहीं किया, बी के बाद छोड़ के दिया, ठीक है। बी रॉन्ग आंसर। हाँ, बी में कुछ केसेस संभालने वाले थे। यश का बी नहीं हुआ, रॉन्ग आंसर केस 22। मेरे भी आया था 22, 26 आया था मेरा। चलो हाँ, सी पे मूव करते हैं। डी पे, क्वेश्चन डी, हैन सोलो एंड लेजर गन। सो या ओके, सो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कॉपी हो सकते हैं क्या इमेज, कॉपी इमेज, ओके, एंड हियर कंट्रोल वी। व्हाट इज दिस? ओह, वेरी गुड, ये बढ़िया होगा। देन कैन आई मूव दिस? ओके, कैन आई जूम दिस अ बिट? हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में था क्या कि हमारे पास कैनन की लोकेशन गिवन है, कि हमारे पास एक कैनन है, ये जैसे ये कैनन है इस वक्त, ठीक है। तो हमें इसकी लोकेशन गिवन है कि वो कहाँ पर है। तो हमने ये ले जो ये कुछ ये एलिमेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन में नाम दिया, हमने इनको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये करके हम कर क्या सकते हैं कि हम एक बीम मार सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे मैंने एक ये लाइन में बीम मार दी, एक मैंने मान लो इस लाइन में बीम मार दी, इस लाइन में बीम मार दी, या फिर ऐसे मार दी, या फिर ऐसे मार दी। तो उस लाइन में, उस एक्सिस में, स्ट्रेट लाइन में जो भी ये साइड में छोटे पायलट से खड़े हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्वेश्चन में नाम क्या है इनका से? ईच स्ट्रॉम ड्रॉपर या जो भी है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उस लाइन में। तो कुछ ऐसा किया कि सबसे पहले इसमें करना क्या था कि हम, जैसे मैंने इसको डिस्ट्रॉय करना चाहा, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर ये अभी भी प्रेजेंट है तो इसकी टर्न आई, तो इसको डिस्ट्रॉय किया, और बाकी जितने भी इस लाइन में हैं, जैसे ये और ये इस लाइन में है, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी फाइंड कैसे करना है कि ये दोनों सेम लाइन में है। अब एक लाइन में अगर 3 पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है, तो उन तीनों पॉइंट की स्लोप सेम होती है। कि मतलब इन दोनों के स्लोप कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, ठीक है। ये पॉइंट मानो x1 y1 है, ये मानो x2, ये सेकंड वाला मानो, ठीक है, x2 y2 है, ये x3 y3 है। अब इनकी स्लोप ये होगी, इसकी स्लोप क्या होगी? x3 बाई x1 बाई x2 बाई x3 माइनस y3 माइनस y1, ठीक है। अब ये तीनों को सेम लाइन में होने के लिए इन दोनों के स्लोप सेम होनी चाहिए। तो बस करना क्या है कि जैसे अभी जैसे अब इस वाले केस में आओ कि अभी मैंने ये रहा पायलट देखा प्रेजेंट है, तो क्या किया, आगे जितने भी पायलट्स हमारे पास प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर एक ये पायलट है, यहाँ पर एक पायलट है, यहाँ पर एक पायलट है, ठीक है। तो उन सभी पायलट्स में चेक किया जिनकी स्लोप इस स्लोप की इक्वल आ रही है। x3 है नया पायलट का, x3 है नए पायलट जो फाइंड कर रहे हैं, जिनकी स्लोप सेम आ रही है इसके, वो मतलब सेम लाइन में है, तो उनको मैं डिस्ट्रॉय करता जाऊँगा। बस ये चीज़ करनी थी। और
हर यूनिक पायलट के लिए काउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं एक बार फाइंड करके उस रो को डिलीट कर रहा हूँ, तो हर यूनिक लाइन को मैं अलग अलग काउंट प्लस प्लस करूँगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। तो मैप ही यूज़ हो रहा है हर क्वेश्चन में अभी तक। तो इस यहाँ पर किया गया था, हाँ, तो पहले एक्स वाई जो है वो इनिशियल हमारी कैनन की पोजीशन है, और मैंने पेयर में इनपुट्स लिए हैं एक्स ए ऑफ एफ आई और ए ऑफ सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में, और मैंने मैप बनाया पेयर का। तो मतलब हर बारी में हर एक्स कोमा वाई जो नया इनपुट आएगा पायलट्स का, उनको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एक एक से। फिर मैं हर हर उसमें देखूंगा, हर पायलट को जाऊंगा, अगर करंट पायलट प्रेजेंट है मैप में, ठीक है, तो मैं उसको पहले इरेज कर दूंगा, मैप में से उसको इरेज कर दूंगा, मतलब उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर एक काउंट इंक्रीज कर लिया। फिर हर एन, मतलब ये एन स्क्वायर लूप चलेगा, तो मैंने फिर दोबारा सभी पायलट देखे, अगर करंट जेथ पायलट प्रेजेंट है और उसकी स्लोप पिछली स्लोप से इक्वल है, ये सेम फॉर्मूला है, बस डिवीजन के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर लिया यहाँ पर सिर्फ, ठीक, इक्वालिटी सेम है। अगर है तो मैंने उस वाले जेथ को भी रेज कर दिया, ठीक है। तो इसकी मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं तो एट मैक्स एन लॉग एन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि हम उसको हर रो का इरेज कर रहे हैं। पर क्या पता कि सारे अलग अलग रो में प्रेजेंट हो, अलग अलग एक्सिस से प्रेजेंट हो, तो एन स्क्वायर जाएगी एट मैक्स, ठीक। तो उसको हम इरेज कर देंगे यहाँ से, कि जैसे यहाँ पर था, जैसे मैंने इस वाले को फाइंड किया, जैसे ये वाला प्रेजेंट है, मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे ये वाला प्रेजेंट है, तो मैंने फिर हर इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, इसको भी चेक किया, तो इसकी एक्सिस में ये वाला आ रहा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये एक्सिस में ये ला रहा है, इसको डिस्ट्रॉय किया। अगली टर्न किसकी आएगी? इसकी, क्योंकि बचा यही है, इन दोनों में डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, तो इसको फिर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, काउंट क्या आएगा 2, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन डी, एंड या let's move on to question E. Question E, beer friendship and condition. If I remember this question, yeah. So ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इरेज करते हैं, न्यू पेज करता हूँ, बढ़िया है, हाँ ठीक है, कि जैसे हमारे पास पता है क्या, एक मान लो कि रूम में एन लोग हैं, कि जैसे मान लो एन क्या है 4 है, तो मतलब 1 2 3 4 4 लोग हैं एक रूम में। अब उसने बताया कि कौन कौन लोग दोस्त हैं। अब मान लो कि एक दोस्त है, एक और 2 दोस्त हैं, एक और 3 दोस्त हैं, और 2 और 3 दोस्त हैं, 4 किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है। अब उसने एक कंडीशन फॉलो करने का बोला कि अगर ए और बी दोस्त है, बी और सी दोस्त, और तो मैं सीधा लिखता हूँ, ए और बी दोस्त हैं, बी और सी दोस्त हैं, तो ए और सी भी दोस्त होने चाहिए। अगर गिवन फ्रेंड्स में ये कंडीशन फॉलो होती है तो आपका आंसर येस होना चाहिए, अदरवाइज नो होना चाहिए, ठीक, इस कंडीशन फॉलो करने के बाद। सो अब इस कंडीशन में एक चीज़ नोटिस करना कि अगर ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए और सी फ्रेंड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमेशा ट्रायंगल वाला केस बनेगा, और हमेशा क्या होगा, अगर मान लो कि 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सभी आपस में फ्रेंड्स होने चाहिए। जैसे मतलब 1 2 का फ्रेंड है, तो 1 2 का फ्रेंड है मान लो, ठीक है, तो फिर और 2 3 का फ्रेंड है, तो इसका मतलब ये है कि 1 इसका फ्रेंड होना चाहिए। अब मान लो कि 3 4 का फ्रेंड है, तो ये इसका फ्रेंड होना चाहिए, ये भी इसका फ्रेंड होना चाहिए, और 2 या सभी मतलब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड होना चाहिए। तो आपस में एक दूसरे का फ्रेंड होने का मतलब क्या है कि अगर इन चारों के फ्रेंड बन रहे हैं, तो साइज कितना है इनका, मतलब 4 दोस्त हैं, चारों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हर एक की डिग्री 3 होनी चाहिए, राइट। हर एक की डिग्री 3 होनी चाहिए। टोटल डिग्री क्या होगी? 3 इंटू 4 डिग्री, मतलब कि कितने उसके इनकमिंग या आउटगोइंग एजेस हैं, नोट्स, हाँ ठीक है, ज्वाइन करने, ठीक है। जैसे 1 के देखो, 1 2 का फ्रेंड है, एक जैसे देखो मैं जाता हूँ, 1 2 का फ्रेंड है, 1 3 का फ्रेंड है, 1 4 का फ्रेंड है, होना पड़ेगा, क्योंकि 1 नहीं तो अगर जैसे मानो कि अगर 1 4 का फ्रेंड नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 4 का फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मान लो। तो यहाँ क्या होगा कि अब हमें पता है 1 और 2 फ्रेंड है, 2 और 4 फ्रेंड है, कि 1 और 2 फ्रेंड है, 2 और 4 फ्रेंड है,
तो इसका मतलब ये 1 और 4 फ्रेंड होने चाहिए, राइट। पर हम यहाँ देख रहे हैं 1 और 4 फ्रेंड नहीं है, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि 1 की डिग्री कितनी है 3 की, 1 की डिग्री है 2 की, एक ये रही एक ये रही, बस होनी चाहिए कितने की 3 की, क्योंकि इसके इस पेयर में कितने कितने नंबर्स हैं 4, तो उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4-1, ठीक। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया मैंने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है DSU, डिजाइन सेट यूनिट। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब DFS से कर सकते हो या BFS से कर सकते हो। तो बस आइडिया ये है कि हमने हर कनेक्टेड कंपोनेंट में देखना है कि अगर उस कनेक्टेड कंपोनेंट में 3 जने हैं तो हर एक के साथ जितने भी जॉइंट होंगे हर एक की जो साइज होगा, मतलब जैसे हम पुशबैक करते हैं ना 1 डॉट पुशबैक 2, 1 का फ्रेंड 2 है, 3 का फ्रेंड 1 का फ्रेंड 3 भी है, तो हर एक फ्रेंड की डिग्री 3-1 होनी चाहिए, ठीक है, हर कनेक्टेड। अब DSU में क्या था कि मैंने जितने भी कनेक्टेड हैं तो 1 और 2 को यूनाइट कर लिया, और 1 और 3 को यूनाइट कर लिया, 3 और 2 को यूनाइट कर लिया, तो इन सभी का पेरेंट सेम हो गया। तो मुझे अब कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड करने में सेम ईजी रहेगी कि जिन जिन के पेरेंट सेम है उनको मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। बट लॉजिक सेम है कि हर कनेक्टेड कंपोनेंट में जितने एलिमेंट्स है, अगर मान लो x एलिमेंट्स है तो हर एलिमेंट की डिग्री x-1 होनी चाहिए। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। अब मेन लॉजिक यही है जो यूज़ हुआ। अब मेरा एक लॉन्ग आंसर आया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं पिछले साइज़ को चेक कर रहा था, पर पिछले साइज़ को नहीं, हमने x-1 डिग्री चेक करनी थी। सो या बैक हो गया गलती से, या सबसे पहले इनपुट लिया n और m, फिर यहाँ पर मैंने मेक सेट बना लिया, मतलब ऐसा अभी के लिए बस ऐसा समझ लो कि यहाँ पर मतलब DSU शुरू हो गया, DSU के लिए बस इनिशियलाइज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ होती है, मतलब ग्राफ बना है कि कौन किसके साथ कनेक्ट हुआ है। जैसे U और V फ्रेंड है तो U के अंदर मैंने V पुशबैक कर लिया, V के अंदर U, मतलब 1 U का साइज इंक्रीज हो गया 1 से, V का साइज इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, मतलब दोनों की डिग्री एक एक बढ़ गई है। अगर मैं A ऑफ U का साइज इस वक्त निकालूँ तो वो क्या आएगा 1, क्योंकि U के अंदर V पुशबैक हो चुका हो। अब हर बारी जितने फ्रेंड्स बनेंगे उतनी उसकी लिस्ट बनती जाएगी, उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर मैप ऑफ वेक्टर बनाया। अब हर पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मान लो अभी हमारा जो ये है इसका पेरेंट है 3, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे मतलब अभी इसका पेरेंट है 3, तो मतलब 3 के अंदर कितने आ रहे हैं 1, 2, 3, ये 3 आ रहे हैं। मैं तीनों को एक मैप में मतलब ऐसे ड्रॉ कर लिया, 3 पेरेंट के अंदर ये 3 आ रहे हैं, फिर 4 पेरेंट के अंदर सिर्फ 4 आ रहा है, ऐसे ऐसे। अब आगे और भी होते तो मतलब पेरेंट वाइज इनका वेक्टर बनता। गेट मतलब हम उसका पेरेंट निकाल रहे हैं, और यूनाइट मतलब हम उन दोनों को यूनाइट कर रहे हैं आपस में, और यूनाइट में बाय रैंक यहाँ पर पेरेंट्स बन रहे हैं, साइज का भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो पेरेंट बनाने में यूनाइट करने में वर्क कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद हर मैप मतलब मैंने मैप में ट्रेवर्स करना शुरू किया, मतलब हर पेरेंट्स के ऊपर हर साइज़ को मैंने देखा, या डीबग को छोड़ देना। अगर उसका साइज़ 0 है, जैसे मतलब यहाँ पर 4 का कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि हमें उसको देख नहीं सकते, क्योंकि जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं है तो मतलब वो वैलिड है। अगर जिसका कोई फ्रेंड है और उसका साइज़ एक्स डॉट साइज से एक कम है, एक्स डॉट साइज क्या है, जो पेरेंट के अंदर आ रहा है, मतलब ये पूरे एरे का साइज, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स -1। अगर उसका साइज अगर करंट एलिमेंट के डिग्री टोटल साइज से एक कम के इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर वहाँ पर नो प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज आफ्टर फुल द ट्रेवर्सल ऑफ द मैप वी विल प्रिंट येस, कि हम एंड में येस प्रिंट कर देंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन ई, मतलब एक बढ़िया। इसको BFS से भी कर सकते हैं, BFS से हर कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में चेक पूरा हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, DFS के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। एक इम्प्लीमेंटेशन शो कर देता हूँ, मेरे साथ यश ने की होगी और DFS के थ्रू किया होगा, या उसने DFS के थ्रू ही चेक किया। हाँ, उसने यहाँ पर क्या चेक किया कि हाँ उसने भी सेम चीज़ें चेक किया कि जितने एलिमेंट्स होंगे 3 × 4 जैसे मैं चेक किया था ना कि उस साइज़ की इक्वल नहीं है, तो अदरवाइज हम नो प्रिंट कर देंगे। उसने पूरे का साइज चेक किया कि पूरे की डिग्री कितनी है, उसने हर एक की डिग्री S में प्लस कर लिया। फिर एंड में उसने चेक किया कि पूरे की डिग्री 3 × 4 के इक्वल है कि नहीं, लाइक दिस, राइट। सो या DFS में से नहीं क्या। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन लास्ट, राइट।
Sinian weights, ये भी देख लेते हैं व्हाट वाज दिस क्वेश्चन. सो या अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं इजी में बताता हूँ. जैसे मतलब एक मान लो कि हमारे पास एक तराजू है, क्या ऐसी मान लो. ड्राइंग ऐसी है, ठीक है. अब हमने करना क्या है कि हमारे पास कुछ वेट्स गिवन है. जैसे वेट्स का आंसर गिवन है कि हम एक 10 साइज़ की एक एरे गिवन है, मतलब एक स्ट्रिंग गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. और हमें बताया कि कौन से वेट प्रेजेंट है, जो से प्रेजेंट है वहाँ 1 कर दिया. जैसे पहले में क्या था, सिर्फ ये 1 थे, बाकी सारे 0 थे. तो हमने करना क्या है, हमने m वेट्स रखने हैं, m वेट्स इनके ऊपर रखने हैं. अब कंडीशन ये है कि जैसे मैंने पहला वेट रखा इसके ऊपर, हमने लेफ़्ट से शुरू करना है, इसके ऊपर वेट रखा. तो मान लो इसके ऊपर रख दे 8, तो मैं इसके अब टर्न आएगी इसकी, मतलब हम ऐसे करेंगे पहले लेफ़्ट फिर राइट. तो अब जब मैं इसके ऊपर वेट रखूँगा, वो वेट 8 नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 8. वो वेट 8 नहीं हो सकता है, पहली कंडीशन, राइट. दूसरी कंडीशन कि ये वाला जो वेट होगा वो अब तक के लेफ्ट वेट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. कि मतलब अभी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 से ऊपर होना चाहिए, 9 या फिर 10, राइट. ये कंडीशन. और हाँ, बस ये चीज़ है. और जैसे अभी मैंने यहाँ पर 8 रखा, तो 8 के ऊपर यहाँ पर क्या क्या 10. अब मुझे दोबारा इसके ऊपर रखना है, सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी. यहाँ पर मैं 10 नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पर मुझे 10 से बड़ा, मतलब मुझे कुछ ऐसे रखना पड़ेगा कि इस पूरे का वेट 10 से बड़ा हो जाए, ठीक है. तो मैं यहाँ पर दोबारा 8 रख दूंगा, इसका वेट का 16 हो जाएगा, इसका वेट 10 है. तो यहाँ पर बारी आएगी तो इसको मैं दोबारा 10 रख सकता हूँ, यहाँ पर 20 आएगा. मतलब मैं ऐसा फॉलो कर सकता हूँ हर बारी. हमारे पास बताया कि कौन से वेट्स गिवन है. अब हमने बताना है कि क्या हम ऐसे वेट रख सकते हैं, मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो करके कि हम पीछे वाला दोबारा चूज़ ना करें और हर बारी हम एडजेसेंट वेट रखें, और हर बारी जो हम वेट रखेंगे उसका डिफरेंस मतलब वो पिछले वाले से बड़ा हो जाए, ठीक है. हमने ये चीज़ फॉलो करनी है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं. सो अब इसमें क्या करेंगे, मतलब अब इसमें ग्रीडी टाइप का वर्क नहीं करेगा कि हम उसको, मतलब हम पहले जैसे कि 10 ले लें फिर 8 ले लें फिर 10 ले लें फिर 8 ले लें, नहीं, ऐसे ऐसे वर्क नहीं करेगा. क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि एम अब एम का ओड और इवन का केस आएगा, एन का ओड और इवन का केस आएगा. क्योंकि अगर एम ओड है तो ग्रीडी में क्या होगा, हम 8 10 चूज़ कर सकते हैं, बट हमें पॉइंट ये आ रहा है कि हमें हर बारी स्वैप करना है कि जैसे पहले लेफ़्ट बढ़ा है तो अगली बारी राइट बड़ा होना चाहिए, फिर लेफ़्ट बढ़ा है फिर हम राइट बड़ा करना है, ठीक है. तो इसमें ग्रीडी टाइप वर्क नहीं करेगा. इसमें हमें डी एफ एस रिवर्सल या फिर बी एफ एस नहीं, डी एफ एस रिवर्सल करनी पड़ेगी. जैसे मानो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है. अब हमें कुछ वेट्स गिवन है 3 4, मैं टेस्ट केस ले लेता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा. ये वाला टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस ही ले लें, 10 1 और हाँ ठीक है. मतलब कुछ ऐसा था कि अभी मान लो कि मैंने करना क्या है, बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है. लेफ्ट वेट कितना है 0, राइट वेट कितना है 0. अभी हमने शुरू नहीं किया तो प्रीवियस एलिमेंट कितना है -1, और क्या करना है बस, ठीक है. और अभी हम कहाँ पर हैं, ठीक है. चलो अब जब हम पहले मूव करेंगे, अब हमने ऐसा वैल्यू चूज़ करनी है इस पूरे एरे में जो 1 हो, क्योंकि प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है. मैं अभी मूव करते करते यहाँ पर आ गया हूँ जो 1 है. अब L प्लस 8, अब 8 है ना, 8 वो बड़ी होनी चाहिए R से, क्योंकि हमने जो डालना है, मैं लेफ्ट में पहले डाल रहा हूँ तो मतलब लेफ्ट वाली चीज़ से मैं डालूंगा वो R पिछली R से बड़ी होनी चाहिए. तो 8 प्लस R बड़ी है तो ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है. अब पिछला हमने कोई चूज़ नहीं किया, पिछला क्या -1, वो 8 इसके 8 के इक्वल है नहीं है. तो मतलब अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा 8 से, फिर हम आगे मूव करूँगा. आगे आगे जब मूव करूँगा तो मैं लेफ़्ट को इन दोनों को स्वैप कर दूँगा, कि मतलब लेफ़्ट बन जाएगा 0, R बन जाएगा 8. तो मतलब मुझे हर बारी क्या करना होगा, सिर्फ
लेफ्ट को ही मैक्सिमाइज करना है, और हर एडजेसेंट ट्रैवर्सल में मैं एल को आर बना दूंगा, आर को एल बना दूंगा, और प्रीवियस में करंट इंडेक्स भेज दूंगा। ठीक है, बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट लिया, फिर उसके बाद एक बूलियन बना लिया ग्लोबल, उसको फॉल्स कर दिया। ठीक, फिर डी फर्स्ट चलाइए। कहाँ से चलाइए? एस एल में स्टोर है सम ऑफ लेफ्ट, एस एल में स्टोर है सम ऑफ राइट, प्रीवियस में स्टोर है प्रीवियस इंडेक्स जो हमने यूज़ किया, करंट में स्टोर है कि हम करंट मतलब हमने कितने ले लेंगे, हमें एम कॉइन्स यूज़ करने हैं ना, तो हमने कितने यूज़ कर लिए। ठीक है, इनिशियली हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, क्योंकि हम पहले कॉइन यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग भेजी है, एम भेजा है नीचे से, और वेक्टर भेजा आंसर, जिसमें आंसर स्टोर होगा। अगर करंट एम से बड़ा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे मिल गए हैं जो स्ट्रिंग्स फॉलो करते 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 आ रहे थे, तो हम इसको डन को ट्रू कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम 0 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे, मतलब हमें 10 की स्ट्रिंग गिवन है, मतलब 1 से लेकर 10 तक के कॉइन से गिवन है हमारे पास। अगर करंट कॉइन 1 है मतलब वो प्रेजेंट है, हम यूज़ कर सकते हैं, और उसका इंडेक्स प्रीवियस के इक्वल नहीं है, और लेफ्ट वाली में i+1 किया है क्योंकि मैं 0 बेस्ड चल रहा हूँ और कॉइन 1 बेस्ड है, इसलिए i+1 है, ब्रैकेट लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ लेफ्ट, अगर लेफ्ट का सम राइट से बड़ा हो रहा है तो हाँ ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करूँगा, अगर ये सारी चीज़ें ट्रू हो रही है तो करंट कॉइन में, कि अभी हम जैसे मैं करंट क्या चल रहा है फर्स्ट कॉइन में मैं i+1 की वैल्यू डाल दूंगा, फिर मैं एस और लेफ्ट में राइट भेजूँगा, राइट में लेफ्ट, क्योंकि मुझे उल्टा मैक्सिमाइज करना है ना, और ये कंडीशन सिर्फ मैं लेफ्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं स्वैप कर दूंगा। और करंट में अगर मैं प्रीवियस में मैं करंट इंडेक्स भेज दूंगा, और करंट को मैं एक बढ़ा दूंगा क्योंकि हमें एम चाहिए, तो मतलब एक हमने ऑटोमेटिक कर लिया वो, और ये एस एम आंसर तो सेम ही है जो हम नीचे से भेज रहे हैं। अगर हमारे पास आंसर ट्रू हो चुका हुआ है तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम उधर ही रिटर्न कर देंगे, मतलब डन हमारे पास ट्रू हो गया है। कब? जब हमें एम कॉइन्स मिल गए, एम कॉइन्स मिल गए हैं तो हमने आंसर स्टोर कहाँ किया है, हमें आंसर स्टोर किया आंसर वेक्टर में, तो आंसर वेक्टर प्रिंट कर देंगे। अगर डन कभी ट्रू हुआ ही नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो। सो दिस वाज द क्वेश्चन लास्ट ई। सो मतलब काफ़ी बढ़िया सेट था एक क्वेश्चन का, और आप सॉल्व करना हो तो ज़रूर करना, बढ़िया रहेगा। या सो टिल देन अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक, कोई डाउट हो तो कमेंट, एंड या सब्सक्राइब कर देना चैनल को। या ठीक है, एंड टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड गुड बाय।